नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईओ अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए जो मैं अपना अगला वीडियो लाया हूं उसमें मैं आप सभी के लिए बात करूंगा 1833 के जो हमारा था चार्टर एक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारा संविधान निर्माण हुआ है, जो भी हमारे कानून बने हैं, उन सबके जो आपका जो हमारा आजकल की जो हमारी भैया कानून व्यवस्था है, जो हमारी आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड के जो सब धाराएं हैं, उनकी नींव जो है 1833 के एक्ट में ही रखी गई थी, जो कि भारत में रखी गई थी। ठीक है ना। तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे, क्योंकि 1833 का एक्ट जो आया था हमारा चार्टर एक्ट, वो भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है जो है, क्योंकि उसके बाद जो है जो भैया कंपनी का पूरे तरह से अभी तक था आपका व्यापारिक एका अधिकार था, वो सब का सब हो गया था, पीछे हो गया था, उसको हटा दिया गया था। और भी बहुत सारी हैं बातें जो कि इस अधिनियम में हुई थी। तो आज मैं उन सब की आपके साथ पूरी करूँगा भैया, चर्चा करूँगा। तो और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मैं अभी सारे एक्ट्स बना रहा हूँ, ये मैं आपको जो हमारा भारतीय संविधान है उसके के पीछे कौन कौन से एक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, उनको हम जो है वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए मैं आगे एक एक एक्ट बढ़ा रहा हूँ। तो अभी तक मैंने आपके लिए बनाए हैं जो वीडियो, उसमें मैंने आपके साथ कवर किया है आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। उसके बाद मैंने आपके साथ कवर किया है फिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। उसके बाद मैंने आपके साथ 1793 का आपके साथ मैंने डिस्कस किया है चार्टर एक्ट। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट मैंने आपके साथ किया है डिस्कस। ठीक है। और आज मैं आप सभी के साथ करूँगा 1833 का चार्टर एक्ट। तो जिन लोगों ने भी अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले वो वाले सारे के सारे वीडियोस देख लीजिए। तो आप लोगों को इसका पूरा जो इतिहास चलता चला आ रहा है वो आपको बिल्कुल आसानी से तो सब क्लियर कट हो जाएगा, है ना। तो आप उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है और आपको उसकी हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करेंगे अपना वीडियो, जिसमें मैं आप सभी के साथ चर्चा करूँगा 1833 का भैया चार्टर एक्ट। ठीक है। तो भैया ये जो हमारा आया है 1833 का आपका चार्टर एक्ट आया है, ये आया है 1813 का जो था हमारा चार्टर एक्ट। जब उसके 20 साल पूरे हो जाते हैं तब इसको वापस से किया जाता है, इसका रिन्यूअल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो जो आपका 1833 का जो भैया है आपका चार्टर कानून, ये जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है भैया व्यापारिक जो उसकी भूमिका थी, जो उसका व्यापारिक एका अधिकार था भारत तथा चीन में, वो उसने पूरी तरह खत्म कर दिया। सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही रहा है जो कि हमें याद रखना है। ठीक है। और उसे जो है पूरी तरह भारतीय प्रशासन के भैया प्रति जो है आपका इंग्लैंड के राजा के राजनीतिक अभिकरण के रूप में वर्णित किया। मतलब कि क्या हो गया कि अभी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि वो भैया भारत तथा जो आपका एशिया है वो वहाँ पर अपना व्यापार करती थी और अपना लाभांश तो सब कमाती थी और अपना पूरा काम करती थी। अब और जो है 1833 के पहले जो है वो यहाँ पर उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब ये है कि वही अपना बिजनेस कर सकती थी, दूसरा कोई व्यापारिक संगठन आकर बाहर से यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हुआ जब 1833 में क्या किया गया, जो भी भैया इसकी भैया मोनोपोली थी, जो इसका विशेष एका अधिकार था, वो सब भैया समाप्त कर दिया गया और उसको सिर्फ और सिर्फ एज अ सबॉर्डिनेट ऑफ इंग्लैंड के का जो मतलब वो आपका था राजा था, क्राउन था, उसके भैया प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उसको बोल दिया गया कि आप भैया भारतीय प्रशासन को संभालिए। ठीक। ये था हमारा जो कि 1833 का पहला प्रमुख पॉइंट हुआ। इसके बाद क्या हो गया कि जो भैया गवर्नर जनरल था बंगा था,
उसके भी भैया काम चेंज होते हैं। तो जो आपका गवर्नर जनरल है उसको भैया क्या किया जाता है कि उसको भैया अधिकार दिया जाता है कि आप भैया कानून जो है आप अपना बना सकते हैं उसके। और इसलिए वो भैया क्या करता है कि उसको जो है कानून आयोग की स्थापना होती है। तो ये जो आपका कानून आयोग है ये भैया है आज का जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी है, ये उसका आधार बिंदु है, यानी कि ये उसकी नींव है जो भैया कानून आयोग 1833 में बनाया गया था। ठीक है। और जो ये आपका है एक और बना था वो है आपका इंडियन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि जो आपका दीवानी तथा फौजदारी की जो भैया प्रक्रिया संहिता होती है जो आज भी है। इन दोनों चीज़ों का यानी कि पहला हो गया भारतीय दंड संहिता और दूसरा हो गया भारतीय दीवानी तथा फौजदारी संहिता। इन दोनों का जो भैया आधार बिंदु बना वो कौन सा बना, वो बना है 1833 का चार्टर एक्ट और उसके अंतर्गत बनाया गया कानून आयोग। और ये जो आपका कानून बनाने का अधिकार और ये सब है, ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, तो वो सबसे बड़ा हाथ रहा है लॉर्ड मैकाले का। मैकाले को जो है भारत में बहुत कुछ जो है जो भैया डेवलपमेंट होता है जो आपका अच्छे कामों के लिए ये जो है सब जाना जाता है, वो थे भैया लॉर्ड मैकाले। तो उनको भी आप याद रखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि जो आपका भारत का जो वर्तमान सरकारी कानून है उसका विकास कहाँ से शुरू होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि वो शुरू होता है 1833 के चार्टर कानून से। इसके बाद क्या होता है, जो भैया गवर्नर जनरल है और जो उसकी भैया परिषद थी वो सब क्या करते थे, वो भैया आपस में वो सब बैठते थे और उनको एक भैया अधिकार दे दिया गया कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग कानून बना सकते हैं। इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया कि सरकारी पदों के लिए अगर कोई भारतीय शैक्षणिक अथवा अन्य योग्यता रखता है तो उसे केवल धर्म अथवा रंग भेद के आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें देखो एक हमारा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि 1833 से पहले का जो हमारा भैया कानून चलता चला आ रहा था उसमें जो कि भैया ऊंचे ऊंचे पोस्ट होते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेजी जो भैया लोग थे वही लोगों को उस पर भैया प्रदत्त हो सकते थे, भले ही वो योग्य हो और चाहे अयोग्य। लेकिन ये जो आपका 1833 का एक्ट भैया चार्टर एक्ट आता है उसके बाद क्या बोल दिया गया कि अगर कोई भारतीय है और वो अगर किसी पद के लिए योग्य है, उसके पास शैक्षणिक योग्यता है और वो जो है उसके लिए अन्य विशेष योग्यताएं हैं, अगर वो उन सभी योग्यताओं से भैया प्रदत्त है तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट पर आसीन हो सकता है। उसके लिए ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि वो भैया भारतीय मूल का है, कि वो भैया किस रंग का है, कि वो किस धर्म का है। मतलब इसमें भेदभाव की भैया प्रक्रिया हटाकर योग्यता को ऊपर रखा गया। तो ये भी हमारे लिए अच्छा साबित होता है। तो ये भी हमारा एक भैया रहता है प्लस पॉइंट जो कि 1833 के चार्टर एक्ट में आता है। इसके बाद भी क्या होता है कि एक और भैया ये जो भैया आया, ये जो एक्ट आता है और ये जो अभी आया कि भैया कोई भी वो सब भेदभाव नहीं होगा, ये जो है घोषणा पत्र काफी अरसे तक जो है इसको माना गया है कि ये भैया पवित्र भावना की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन बाद में ये भैया महत्वपूर्ण सिद्ध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाद में जो है बहुत सारे हमारे भारतीय हुए हैं जो कि बहुत ऊंची ऊंची भैया पोस्ट पर आसीन होते हैं ब्रिटिश शासन में और उन्होंने हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं उन्हीं पोस्ट पर रहकर भी। तो वो चीज़ें बाद में हमारे लिए लाभप्रद भी होती है सारी। अब क्या होता है, जो आपका चार्टर एक्ट है उसके भैया जिस समय नवीनीकरण होता है यानी कि 1833 के समय, उस समय बहुत ज़्यादा आता है बदलाव। कहाँ पे आता है? वो आता है आपका इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में। क्यों आता है? क्योंकि उसी समय होती है भैया औद्योगिक क्रांति। और जब भैया औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो हम सभी को पता है कि उस समय आया था मशीन युग आया था। और जब मशीन युग आता है तो क्या होता है कि भैया जो भी हमारा भैया था प्रोडक्शन था वो सब बहुत तीव्र गति से होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो अब जब ज़्यादा अमाउंट में होगा और जब बहुत तेज़ी से होगा तो उन सभी वस्तुओं का जो है निर्यात बाहर आसानी से हो सकता है। लेकिन उससे हमारा क्या ड्रॉबैक है कि पहले मान लिया जिस काम को 100 लोग करते थे, अब वही काम कम समय में और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में केवल
2 या फिर 3 लोगों की सहायता से भी हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि बाकी जितने भैया 97-95 लोग जो कि मान लिया बच रहे हैं, वो सब भैया बेरोजगार हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है इसका विरोध करना शुरू किया और भैया आर्थिक सुधार के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। और वो भैया किसने किया? वो किया है आपका श्रमिक वर्ग ने। तो ये भी आपका एक पॉइंट रहता है। जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उस समय ये सारी घटनाएं हो रही थी आपका ब्रिटेन में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं, ठीक है, तो भैया श्रमिक वर्ग ने क्या किया? तो भैया श्रमिक वर्ग ने अपनी आर्थिक स्थिति में भैया सुधार के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब 1830 में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। 1830 में जब भैया आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ही ये आपकी औद्योगिक क्रांति होती है, क्योंकि मशीनें जो हैं मोस्टली आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती हैं। तो वो आपका उदारवादी सिद्धांतों के लिए भी भैया आगे ये भैया द्वार खोल देते हैं। अब ये जो आपका एक भैया वहाँ का सिद्धांत आता है, वो था आपका लेसेज फेयर था। लेसेज फेयर में क्या होता है कि जो आपका औद्योगिक उद्यम है, उसके प्रति जो वहाँ की भैया सरकार थी, उसका जो भैया दृष्टिकोण था, वो उसने बिल्कुल ही बदल दिया। उससे क्या हुआ कि अब अभी तक क्या होता कि जो भैया वहाँ की मान लिया फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, वो भैया जैसे चल रहे हैं वो सब चलने देते थे। वो अपने जो उसके श्रमिक थे उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे। लेकिन 1832 के बाद क्या होता है कि इसमें आता है भैया सुधार आता है। वो अपने श्रमिकों के प्रति भी भैया उत्तरदायी होते हैं और उनके भैया विकास के लिए भी आगे वर्क करते हैं। तो ये जो आपका लेसेज फेयर है, ये उसके लिए बहुत अच्छा एक सिद्धांत बन के आता है। ठीक है, और ये था आपका औद्योगिक उद्गम सिद्धांत था। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका उदारवाद जो है उस समय शुरू होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपका 1833 है, इसको जो आपका भैया रहता है चार्टर एक्ट, तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट है, वो जब संसद में पेश होने के लिए आता है, तो उस समय जो है कौन सा युग चल रहा था? तो वहाँ के लिए आपके पास 2-3 चीजें हैं कि उस समय सबसे पहला तो वहाँ पे चल रहा था आपका उदारवाद चल रहा था। उदारवादी नीतियों का भैया उदय हो चुका था। उसके साथ साथ आपका मशीनी युग शुरू हो गया था, यानी कि औद्योगिक क्रांति हो गई थी। ये सब पता होने की। अब आगे देखते हैं कि 1833 का जो भैया आ गया एक्ट, उसने क्या किया कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको आगे भविष्य का जो भैया 20 साल के लिए एक उसने भैया पट्टा दे दिया। पट्टा मतलब क्या होता है कि जो आपका 20 साल के लिए उसने एक उसको फिर से भैया टाइम पीरियड दे दिया। उसको 20 साल के लिए भैया दे दिया, उसको लीज पे दे दिया कि आप भैया अगले 20 साल तक फिर इसको संभालिए। लेकिन अब की बार संभालिए तो भैया कैसे संभालिए? अभी तक आप संभालते थे तो आप संभालते थे व्यापारिक एकाधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब आप संभालेंगे जो आपके भैया राजा हैं, आप उनके भैया प्रतिनिधि बनकर रहेंगे और आप वहाँ पर भैया समाज कल्याण के सब काम करेंगे और वहाँ पर आप करेंगे भैया डेवलपमेंट करेंगे और आप तो सिर्फ और सिर्फ उनके उत्तराधिकारी बन के रहेंगे। तो वो वहाँ पे उनको किया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो भैया कंपनी के वाणिज्यिक विषय से अधिकार हैं, वो सब समाप्त कर दिए गए। तो मैंने आपको बता दिया। और इसको जो है एक राजनीतिक संगठन बना दिया गया। राजनीतिक संगठन क्यों बना दिया गया? क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपका उत्तरदायी थे भैया किसके लिए? वो थे आपके जो वहाँ का भैया क्राउन था और उसके आदेशों का वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना पालन कर रहे थे तथा भारत में हमें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे। अब क्या होता है कि भारत को जो है कंपनी के भैया जो वो सब कर्ज था उससे उसको मुक्त करना था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भैया कंपनी के शेयर धारक थे, उनको जो है 1874 तक प्रति वर्ष 10.5% का जो है वो सब लाभांश देना था। ये चीज अभी आपको 1813 के चार्टर एक्ट में भी देखा था कि जो भैया कंपनी के लोग थे उनका लाभांश 10% से बढ़ाकर 10.5% किया गया था। तो और ये हमारा कब तक चलता है? ये जो लक्ष्य बना था वो बना था कि 1874 तक इनको 10.5% का लाभांश दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्जे में थे जो कि उसके शेयर धारक थे, तो वो उनको दिया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो भैया कंपनी के जो भैया निदेशक थे उनको जो है दे दिया गया है कि वो भैया अपनी संरक्षा का अधिकार देंगे और वो जो है अपने अकॉर्डिंग वो चाहे तो एक था भैया आपका डिलीवरी कॉलेज है, तो वहाँ पर अपने रिक्त पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है कि ये और जो लोग भैया हाई डिग्री कॉलेज में भैया होते हैं शामिल होते हैं, वो भैया कंपनियों के सेवाओं के लिए भैया उनकी मतलब निपुणता देखी जाएगी कि वो भैया योग्य हैं कि नहीं है, और जो व्यक्ति योग्य होंगे वही सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर जो भैया रिक्त प्लेसेस हैं उनको वो करेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भैया अध्यक्ष बनाया जाता है वही आपका भारतीय मामलों के लिए भी भैया मंत्री बन जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1833 में जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनता है वही भारतीय मामलों का मंत्री भी बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बोर्ड के अन्य सदस्यों को आगे नहीं कंटिन्यू किया जाता, लेकिन जो वहाँ का भैया मंत्री रहता है उसको 2 सहायक आयुक्त भैया दिए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके सहायक होते हैं। अब ये जो भैया सहायक आयुक्त है यही सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भैया मंत्री के थे, जो भैया थे ये सब सचिव थे, यही जो है उनके सबऑर्डिनेट बन के जाते थे आम जनता के बीच में और वो जो है उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके बीच में जो है वो सब रहते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज्यादा सत्ता पर अपना खुद का ही वो सब कब्जा बना लिया। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मंत्री के सचिव ने काफी सत्ता पर कब्जा बना लिया क्योंकि वह अपने मालिक की ओर से आम सभा का भैया करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। अब क्या हुआ, और ये जो थे ये जाकर कहाँ बैठे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो सदन था उसमें जाकर ये पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा सत्ता पर भैया काबिज कर लिए थे। तो यही भैया वो सब चुने जाते थे और जब भैया चुने गए तो ये पहुंच गए। अब क्या होता है कि जो भारत के का जो भैया सचिव है उसके लिए भी एक भैया प्रस्ताव आता है, और ये जो भैया था सचिव उसका मेन काम क्या था, तो उसका मेन काम था जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका, इनके जो भैया थे अध्यक्ष थे उनको भैया सलाह देना था। ठीक है, अब 1833 का जो भैया एक्ट आता है तो उसमें क्या होता है कि जो भारतीय प्रशासन है और जो बंगाल के भैया गवर्नर जनरल है इसको उठाकर अब सीधे सीधे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी कि अभी तक 1833 के पहले तक बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वही सारा काम देखता था, और वो सारा काम क्या देखता था कि उसके भैया उसके अंडर में कौन कौन सी आती थी इतिहास पे, वो आती थी आपकी बॉम्बे की आती थी, मद्रास की आती थी, और भी जो भैया भारतीय क्षेत्र थे वो सब के सब उसके अंडर में आ जाते थे। और लेकिन वो भैया कहलाता क्या था, वो भैया कहलाता था बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट आता है इसने उठाकर सब कुछ चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब भैया क्योंकि अब भैया कोई भैया वहाँ पर वो तो होना नहीं था भैया, क्या बोलते हैं उसको, विशेषा अधिकार तो है नहीं था, कोई व्यापार तो उसको करना नहीं था। अब वो सिर्फ भैया उसका एक भैया था उत्तराधिकारी था, तो भैया इसलिए उन्होंने उठाकर पूरे भारत देश का बना दिया। ठीक है, अब जब बना दिया तो उसके बाद क्या होता है कि जो भैया काउंसिल में जो थे भैया गवर्नर जनरल थे उनको जो है कंपनी के नागरिक तथा सैन्य मामलों में दोनों के जो है देख रेख, नियंत्रण तथा प्रत्यक्ष करने का दे दिया गया अधिकार। यानी कि जो भैया था गवर्नर जनरल उसको सारे के सारे मामले, चाहे वो हो आपके नागरिक संबंधी मामले चाहे सैन्य के संबंधी मामले, उन सबका जो है वो सब निपटारा भी करना था। किसको करना था? वो करना था भैया गवर्नर जनरल को, उनको भैया कंट्रोल भी वही करना था तथा उनको पूरी तरह से सॉल्व भी उसी करना था। अब क्या होता है जो भैया कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास और अन्य जो आपके क्षेत्र थे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उनको जो भी आपके थे प्रेसिडेंसी परिषद थे वो सब के सब किसके अंडर में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं गवर्नर जनरल के अंडर में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जो 1833 का ये जो एक्ट है इसमें क्या होता है कि पहले जो है कानून बनता है और फिर उसके के बाद क्या होता है कि हाँ, अब जो क्या होता है जो 1833 के पहले जो हमारा वो सब कानून चलता था और जो भैया न्याय होता था उसमें बहुत ज्यादा वो सब था भैया, भ्रम था और बहुत ज्यादा विरोधाभास था। लेकिन अब देखो इसका एग्जाम्पल के लिए ये आप समझ लो कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन किया था कि भैया ब्रिटिश संसद ने मान लिया कोई दूसरा नियम पारित किया, चार्टर अधिनियम किया मान लिया पारित, और जो भैया यहाँ के लिए जो थे भैया गवर्नर थे, जो
क्या नाम है उनका, जो भैया उसके रियासतों के के थे गवर्नर इन काउंसिल, उन्होंने कोई दूसरा नियम कर दिया। अब क्या होता है कि वो दोनों नियम जो हैं आपस में ही आकर सब टकरा गए। इसी बीच में जो है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया है आदेश। तो क्या होता है कि सबके जो भैया आते थे वो सब कानून आते थे, नियम आते थे, और जो उनके भैया जस्टिस आता था, जो उनका न्याय आता था, जो उनके निर्णय आते थे, वो सब के सब जो है मोस्टली क्या होता था कि एक दूसरे से आप वो नहीं होते थे, क्या नाम उसका, मैच नहीं होते थे। तो इन सब में जो है आपस में ही भैया विरोधाभास था। तो अब जब विरोधाभास था तो 1833 में इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और भैया कानून व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए काम किया गया था। और 1833 में नए कानून बनाने के लिए भैया दिया जाता है अधिकार, और वो भैया किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है भारत के गवर्नर जनरल को, और उसको एक भैया परिषद दे दी जाती है कि आप भैया साथ मेरे बैठो और अपने नियम कानून बनाओ और उनको उसका पालन कराओ। तो ये चीजें हुई, ठीक है। अब क्या होता है कि भारत के जो भैया विभिन्न हिस्से थे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत संख्या में उसमें थे भैया यूरोपीय लोग भी थे। यूरोपीय लोग कैसे थे, क्योंकि जब हमारे यहाँ भैया ईस्ट इंडिया कंपनी आती है उससे पहले भैया कौन कौन आता है, तो भैया पुर्तगाली भी थे, फ्रांसीसी भी आते हैं, है ना, और भैया क्या नाम उनका डच भी आते हैं। तो ये सब लोग भी यहाँ पे थे। तो क्या होता है कि इन लोगों के लिए भी भैया एक पर्टिकुलर कानून होना चाहिए था। तो यानी कि कानून की डिमांड उस समय तक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 1833 तक आते आते। तो फिर ये जो चार्टर एक्ट आता है तो उसमें भैया कानून बनाने के लिए नियम आते हैं। तो अब क्या होता है कि जो एक पूरी परिषद बना दी जाती है, और उसको भैया किसके अंडर में किया जाता है, वो होता है भैया आपका गवर्नर जनरल, और जो आपका आपका बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, और जो आपकी दूसरे रियासतें हैं वहाँ के जो भैया लोग थे, उन सब के जो भैया पुराना कानून बनाने की जो थी वो सब शक्तियाँ, उन सबको समाप्त कर दिया गया, और एक पूरी समिति बना दी गई कि अब जो भी कानून बनेंगे वो भैया संपूर्ण भारत में लागू हो जाएंगे। तो ये भी आप उस समय बनता है कि यानी कि एक देश एक कानून टाइप का इन्होंने कुछ किया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपका काउंसिल बनी उसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानून जो है वो आपका ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के सभी कानून अदालतों द्वारा लागू किए जाएंगे। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अरे एक देश एक कानून एक ही पालन, वही चीज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आपका काउंसिल है, तो काउंसिल में क्या होता है कि जो भैया गवर्नर जनरल के पास भी क्या होता है कि अब तक कानूनों को संशोधित करने का, है ना, और उनका निरासन या जो है अन्यथा संशोधित करने का अधिकार था। 1833 के पहले जो आपका गवर्नर जनरल था वो अगर चाहे तो किसी कानून को चाहे तो आप अरे उसमें कोई मान लिया संशोधन कर दे या उसको पूरी तरह से सब खत्म कर दे, तो ये सारा अधिकार उसके पास था। लेकिन क्या होता है कि इससे पहले क्या होता था कि जो भैया कंपनी के अन्य जो भैया थे वो सब कर्मचारी थे, वो भी कानून बनाते थे, चाहे वो जो है कंपनी के क्षेत्र में वो सब निवासित हों और चाहे ना हो, और या फिर जो है भैया या स्थानीय राजकुमारों के अंतर्गत कंपनी सैन्य आचरण तथा अनुशासन संहिता युद्ध के लेख के साथ साथ न्याय प्रशासन के लिए प्रावधान करने के लिए सभी, मतलब कुल मिला के ये है कि जो भैया कर्मचारी थे चाहे वो भैया प्रशासनिक अधिकारी हो और चाहे ना हो, वो भी भैया उस समय तक कानून बना सकते थे। लेकिन अब जो नियम आता है उसमें ये हो गया है कि उसमें जो संविधान बन गया है उनको बदलने संशोधन करने का अधिकार नहीं था चार्टर अधिनियम में, और ना ही वो जो है भैया क्राउन के विशेषाधिकारों को भैया बदल सकता था, और ना ही उन नियमों को भैया बदल सकता था जो कि वहाँ की संसद ने पारित कर दिया था। तो ये वाली चीजें हुई, ठीक है। अब 1833 का जो भैया चार्टर अधिनियम है उसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल ने क्या किया कि जो आपका कार्यकारी परिषद है
उसको जो भैया चौथा सदस्य था, जो कि सिर्फ और सिर्फ कानून के लिए ही भैया विधायी उद्देश्य से बनाता था, उसको भैया जोड़ दिया। इससे क्या होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि जब भी कोई कानून बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें अपनी सलाह देगा कि ये भैया कानून सही है कि नहीं है और क्या है। और फिर उसका एक और काम था कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके भैया उद्देश्य में वोट डालेगा। लेकिन जब भैया संसद वहाँ की भैया बैठा ली जाती है, 1833 का जब वोट बनता है और जो अलग नियम कानून बनते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उसको भैया विशेषाधिकार प्राप्त थे। वो कौन था? तो वो था भैया लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ये नाम तो आपको 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसमें तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके नाम याद रखना है कि लॉर्ड मैकाले जो है उसको विशेषाधिकार प्राप्त था। और ये भैया पहले कानून सदस्य थे और इन्होंने जो है उन्हें जो है भैया परिषद में गवर्नर जनरल की सभी बैठकों में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई थी। यानी कि लॉर्ड मैकाले को जो भैया ब्रिटिश संसद ने ये भैया एक विशेषाधिकार दे दिया था कि जब भी कभी भारत में कोई भी आपकी गवर्नर जनरल की बैठक होगी कानून बनाने के लिए, या फिर कोई भी हो बैठक XYZ, उन सभी बैठकों में शामिल होने का विशेषाधिकार दिया गया था लॉर्ड मैकाले को। और इसका परिणाम भी हमको मिलता है क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने बहुत सारी जो है नीतियां हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी की हैं, जो कि आगे हमारे लिए फलीभूत होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि भारतीय जो कानून है उसको मजबूत करने के लिए और उसको उसमें भैया सुधार करने के लिए कानून आयोग बनाया जाता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चार्टर जो एक्ट आता है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं उसमें ये होता है कि जो भैया भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो भैया ब्रिटिश क्राउन के भारतीय हैं और जो भैया भारत में ही वो सब जन्मे हैं, तो वो अगर किसी भी पोस्ट के लिए मान लिया योग्य हैं तो उनको उनके धर्म, रंग, भेद के आधार पर उनको अयोग्य साबित नहीं किया जा सकता और उनकी योग्यता का परीक्षण होगा और अगर वो योग्य पाए जाते हैं तो वो उस पोस्ट पे आसीन हो सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि 1833 का जो भैया अधिनियम है वो आपका गुलामी के, हाँ, जो आपका था 1833 का अधिनियम, उसने क्या किया कि उसने भारत सरकार को भी एक आदेश देता है कि आप भैया गुलामी तथा अंतर गुलामों की स्थिति सुधारने के लिए भी आप भैया काम कर रहे हैं। और ये आपका 1843 के टाइम पीरियड में आता है। कुछ टिप्पणियां होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो भैया कंपनी के जो है वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि भैया इसमें जो है आपका प्रशासन को जो है ध्यान केंद्रित कराया जाता है। ठीक है। और आपको कंपनी को भैया मौका तथा निर्देश दिया जाता है। उसके बाद जो है कानून बनाने तथा न्याय का भैया प्रशासन करने का के लिए एक भैया समान नीति बनाई जाती है, जो कि जब भी आप मान लिया कानून बनेगा वो हमारा एक कानून, एक देश और एक ही न्याय पे काम करेगा। ठीक है। इसके बाद जो भैया प्रथम कानून सदस्य कौन थे? तो भैया प्रथम कानून सदस्य थे मैकाले थे। और भैया मैकाले क्या करते हैं कि 1833 के अधिनियम में भैया जो है कानून आयोग में जो है आपकी IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता तैयार करते हैं। और वो भैया कौन करता है? वो करता है भैया मैकाले। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। और ये जो आपके थे भैया, एक थे आपके अल्फ्रेड लियाल थे। इन्होंने बोला है कि जो भैया मैकाले की जो भैया कानूनी कौशल तथा जो आपकी प्रवीणता है वो आपकी भारतीय दंड संहिता उसके लिए एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब जो है आपका दंड संहिता आता है, तो इसके अलावा आयोग ने क्या किया कि भैया नागरिक तथा आपराधिक प्रक्रियाओं के इन कोडों में क्या करता है कि जो भी भैया आपके वो सब थे, सारे नियम कानून थे, उनको जो है और ज़्यादा सरल कर दिया है और सारे के सारे जो आपके दंड प्रावधान थे उनको भी उसने उसे क्लियर आउट कर दिया है। अब क्या होता है कि जो आपका कंपनी की सेवाएं हैं तो उनके लिए जो आपके नियुक्त मामले हैं उसमें आपका जाति धर्म के आधार पर कोई भी मतलब आपका भेदभाव नहीं होगा। और ये जो आपका अपॉइंटमेंट का जो भैया प्रोसेस था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में किया गया था, कि उसके समय में ये हुआ था कि कोई भी भारतीय उच्च
पोस्ट पर नहीं आसीन होगा, भले ही वो उस पोस्ट के लिए हो योग्य है ना। तो ये आपका एक अन्याय था, तो उसको भैया दूर करने के लिए ये वाला नियम बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि तो ये भी हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज हो जाती है, वो होता है आपका दास्ता का उन्मूलन 1833 के अधिनियम की एक बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय विशेषता है। ठीक है, तो जो आपकी दास प्रथा है उसका भी उन्मूलन होता है 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके लिए सब बनाए हैं 1833 के चार्टर एक्ट में। और ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये चार्टर एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो भी आपके सब कानून हैं और जो आपका भैया दीवानी और फौजदारी की जो बातें हैं वो जो है वो उसके लिए ये एक्ट हमारा आधारभूत स्तंभ माना गया है। उसके साथ साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आपका था व्यापारिक एकाधिकार को संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, प्लस लॉर्ड मैकाले हैं। इसलिए ये एक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर आउट हो जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए भैया सब्सक्राइब। और साथ में मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि इससे पहले के जो मेरे 4 या फिर 5 वीडियो हैं जिनमें मैंने सारे एक्ट्स का जो मैंने डिस्कस किया है, चाहे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे वो आपका भैया चार्टर एक्ट हो 1793 का या 1813 का, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए। क्योंकि जब तक आप वो वाले सारे वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको इस एक्ट से पहले क्या क्या घटित हुआ है और क्या क्या नियम कानून थे वो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो आप उन सारे वीडियोस को भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें आप सबको ऐड अप करा हुआ है। ठीक है ना, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बी हैप्पी।